हेलो एंड वेलकम टू दी सरदानाइज अकेडमी। मेरा नाम है अंशुल पाठक। एनडीए के सेगमेंट में हम लोग इंडियन पॉलिटी में ऑलरेडी बिफोर इंडिपेंडेंस जो भी डेवलपमेंट होते हैं, जैसे जो एक्ट बनाए गए थे, रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, चार्टर एक्ट, इन सब के बारे में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट हम लोगों ने अदर कंट्रीज से बोरो किए, कौन कौन से पार्ट किस किस कंट्री से बोरो किए गए, इनको डिस्कस कर लिया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस कर लिया। अब हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट स्टार्ट करते हैं और जैसे ही हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक का जो कवर है ये ऊपर उठाते हैं तो सबसे पहला जो पार्ट आता है ये कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल। और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंडेक्स है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए डिस्कस करते हैं प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना या संविधान की उद्देशिका। तो ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic। ये 5 प्रिंसिपल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल में दिए गए हैं। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और इसके अलावा जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और एक डेट भी दी गई है इस प्रीएम्बल में। तो ये आपने पैराग्राफ पढ़ा ही होगा, सभी लोगों ने पढ़ा होगा क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स में कवर पेज पर, एंड पेज पर या लास्ट पेज पर ये पैराग्राफ रहता ही रहता है। स्टार्टिंग में अगर इंग्लिश वर्जन ही हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें 83 वर्ड्स हुआ करते थे, लेकिन फिर बाद में अमेंडमेंट किया गया और 3 नए वर्ड्स और इसमें ऐड कर दिए गए, तो इसमें अब टोटल 86 वर्ड्स हो गए हैं। और ये जो प्रीएम्बल है, ये प्रीएम्बल हमारे संविधान का भाग है या नहीं, चलिए डिस्कस करते हैं इन सब के बारे में। तो व्हाट इज़ प्रीएम्बल, क्या है प्रीएम्बल? प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान की किसे कहते हैं? तो ये इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से प्रिंसिपल्स पर बनाया जाए, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स के साथ बनाया जाए, ये सब कुछ इसी प्रीएम्बल में मेंशन किया गया है। जो बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूशन को थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स या फ्रेमर्स कहा जाता है, तो उनका मानना था कि इनमें, इस प्रीएम्बल में कुछ कोर वैल्यूज़ हैं और प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे संविधान को और हमारे देश की आधारशिला को डेवलप करते हैं। ये प्रीएम्बल के कोर वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स जो हैं, इन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में रखा गया है। और इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें इस प्रीएम्बल से पता चलती हैं, जैसे सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है प्रीएम्बल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे इंडियन स्टेट का नेचर है प्रीएम्बल। और स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स पता चलते हैं प्रीएम्बल से, और डेट ऑफ इट्स अडॉप्शन पता चलती है प्रीएम्बल से। तो इतने सारे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट अगर हम प्रीएम्बल से जान पा रहे हैं, गेन कर पा रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली ही एक बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये कब प्रेजेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और फिर इसे संविधान में कब बनाया लिया गया था, अडॉप्ट किया गया था, इन सब के लिए हिस्ट्री को जानते हैं प्रीएम्बल की। तो जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से प्रीएम्बल को प्रेजेंट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 13 दिसंबर 1946 में।
तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से इसे प्रेजेंट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एज इट इज बिना एक भी वर्ड को चेंज किए हुए इसे 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 में प्रीएम्बल के फॉर्म में इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कवर पेज बना दिया गया, इंट्रोडक्शन बना दिया गया। तो ये 22 जनवरी 1947 से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में प्रीएम्बल के फॉर्म में मेंशन्ड है। ये एनफोर्सिएबल नहीं है, इसे जस्टिसिएबल नहीं कहा जाता। एनफोर्सिएबल या जस्टिसिएबल का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि जो कुछ भी लिखा है प्रीएम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया सॉलमली रिजॉल्व टू आवरसेल्व्स, तो ये जो कुछ भी लिखा है अगर इससे बाहर कुछ होता है तो उसके खिलाफ, मतलब प्रीएम्बल के वायलेशन के लिए हम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते और कोर्ट इसके वायलेशन पर कोई डिसीजन भी नहीं ले सकता। तो इसीलिए ये नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन एनफोर्सिएबल है। केवल रेफरेंस के पार्ट पर इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। तो ये इस पर हम किसी भी टाइप का कोई डिसीजन नहीं सुना सकते, प्रीएम्बल के आधार पर कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता। तो ये है नॉन जस्टिसिएबल और नॉन एनफोर्सिएबल। प्रीएम्बल स्टेट्स the objectives of the constitution and acts as an aid during the interpretation of articles when language is found ambiguous। तो जब हम आगे के पार्ट्स पढ़ते हैं, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जब स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें अगर हमें कुछ समझ में नहीं आता तब फिर हम प्रीएम्बल को स्टडी करते हैं और फिर प्रीएम्बल को हम समझ करके फिर उससे उसका एलैबोरेशन करते हैं, फिर उस आर्टिकल का या उस पार्ट का व्याख्या की जाती है। तो ये है प्रीएम्बल का रोल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। द डेट इज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल व्हेन इट वाज अडॉप्टेड। तो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, अभी हम लोगों ने देखा कि 22 जनवरी 1947 को प्रीएम्बल बनाया गया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को। फिर कॉन्स्टिट्यूशन को कब लागू किया गया, अडॉप्ट किया गया? तो कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट किया गया था। इस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सभी मेंबर्स ने साइन कर दिए थे और फिर भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन एनफोर्स नहीं किया गया। 2 महीने डिले करके 26 जनवरी 1950 को इसे एनफोर्स किया गया, एनेक्ट किया गया। तो ये वाला जो दिन है, इसी दिन को हमारे प्रीएम्बल में मेंशन किया गया है 26 नवंबर 1949 को, और इसीलिए अब हम लोग इस दिन को कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे। कीवर्ड्स ऑफ प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल के कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, हमें प्रीएम्बल से कौन कौन से प्रिंसिपल्स के बारे में पता चलता है, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली ही लाइन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इससे हमें क्या पता चलता है? इट इंडिकेट्स दी अल्टीमेट सोवरेनिटी। ये अल्टीमेट सोवरेनिटी ऑफ द पीपल को दिखाता है। मतलब यहाँ जनता सुप्रीम है, जनता ही अपने आप को ये संविधान दे रही है, जनता ही अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रही है। तो ये सोवरेनिटी को शो करता है, संप्रभुता को बताता है लोगों की, जनता की, भारतीय जनसंघ की। तो ये सोवरेनिटी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। इसका मतलब ये है कि हम लोग अब कोई भी डिसीजन लेने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं हैं, हम अपने डिसीजन के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं, खुद ही अकाउंटेबल हैं। इसे सोवरेनिटी कहा जाता है। हमें किसी दूसरे देश के व्यक्ति का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ था कि जब ब्रिटेन ने हमें आज़ादी दी थी, जब यूनाइटेड किंगडम ने हमें इंडिपेंडेंट किया था, तो हमें डोमिनियन स्टेटस दिया गया था। इंडिया वॉज अ डोमिनियन ऑफ यूनाइटेड किंगडम।
डोमिनियन का मतलब होता है कि हम लोग अपने पॉलिसीज़ को बनाने के लिए, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, फॉर्मुलेट करने के लिए, एनेक्ट करने के लिए इंडिपेंडेंट हैं। हम अपनी पॉलिसी खुद बनाएंगे, खुद एनेक्ट करेंगे, खुद उसको एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन नाम लिया जाएगा ब्रिटिश क्वीन का या ब्रिटिश किंग का। तो इसे डोमिनियन स्टेटस कहा जाता है। और जब भी ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम किसी कंट्री को इंडिपेंडेंट करता था, फ्रीडम देता था, तो यही डोमिनियन स्टेटस ही देता था। तो 1947 में, 15 अगस्त 1947 में हमें डोमिनियन स्टेटस ही मिला। लेकिन फिर जब ये कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने एनेक्ट कर लिया, एग्जीक्यूट कर लिया, 26 जनवरी 1950 से हम लोगों ने अपने आप को सोवरेन डिक्लेयर कर दिया और ये डोमिनियन स्टेटस हटा दिया, रिमूव कर दिया। तो हम 26 जनवरी 1950 से सोवरेन हो गए, संप्रभु हो गए। फिर हमें किसी ब्रिटिश मोनार्क का नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हम अपने पॉलिसीज़ को फ्रेम करने, पॉलिसी को फॉर्मुलेट, एग्जीक्यूट, इम्प्लीमेंट करने के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। हमें ब्रिटिश क्वीन का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, ब्रिटिश किंग का नाम लेने की ज़रूरत नहीं। तो ये है सोवरेन स्टेटस, इसे कहते हैं सोवरेनिटी। The term means that India has its own independent authority and it is not a dominion of any other external power. In the country, the legislature has the power to make laws which are subject to certain limitations. तो इस तरीके से डोमिनियन स्टेटस को हटा करके हमने अपने आप को सोवरेन डिक्लेयर किया 26 जनवरी 1950 को। आज भी हमसे बहुत डेवलप्ड कंट्रीज़ डोमिनियन स्टेटस में ही हैं, उन्होंने सोवरेन स्टेटस अडॉप्ट ही नहीं किया। वो अपने आप को डोमिनियन ऑफ यूके ही कह करके एड्रेस करते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया डोमिनियन स्टेटस में है, न्यूजीलैंड डोमिनियन स्टेटस में है, कनाडा डोमिनियन स्टेटस में है। तो ये हमसे बहुत डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, लेकिन फिर भी डोमिनियन स्टेटस को ही फॉलो करते हैं। इन्होंने सोवरेन कहा ही नहीं है अपने आप को, ये जानते ही नहीं कि सोवरेनिटी होती क्या है। सोशलिज्म या समाजवाद तो आपको पता ही है कि इक्वालिटी फॉर ऑल इसका मेन एस्पेक्ट है। ना कोई अमीर हो, ना कोई गरीब हो, और समाज में जो सबसे दबे कुचले लोग हैं उनको भी समाज की विकास की धारा से जोड़ा जाए। तो ये सोशलिज्म कहलाता है। इसमें जो कार्ल मार्क्स के 3 प्रिंसिपल्स थे, इक्वालिटी फॉर ऑल, equal distribution of natural resources and equal pay for equal work, ये सारे कॉन्सेप्ट इसमें एप्लीकेबल होते हैं सोशलिज्म में, सोशलिस्टिक व्यू में। ये जब 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से इसे अडॉप्ट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये है सोशलिज्म। प्रीएम्बल में इसे जगह दी गई है, प्रीएम्बल में इसे मेंशन किया गया है। और अगला एस्पेक्ट, अगला प्रिंसिपल, अगला कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म, सांप्रदायिकवाद, सांप्रदायिकता। तो ये सेक्युलरिज्म या सांप्रदायिकता किसे कहा जाता है? तो धर्मनिरपेक्षता किसे कहा जाता है? धर्मनिरपेक्षता का उल्टा है सांप्रदायिकता। अपोजिट ऑफ धर्मनिरपेक्षता इज सांप्रदायिकता, मतलब अपोजिट ऑफ सेक्युलरिज्म इज कम्युनलिज्म। तो ये जो सेक्युलरिज्म है, इसमें कहा जाता है कि धर्मनिरपेक्षता में कि कोई भी धर्म प्रधान नहीं होगा, कोई भी धर्म सुप्रीम नहीं होगा। नो, नॉट इवन अ सिंगल रिलीजन विल बी कंसीडर्ड एज मेन। तो इसे हम सेक्युलरिज्म कहते हैं। एवरी रिलीजन इज इक्वल। The term means that all the religions in India get equal respect, protection and support from the state. It was incorporated in the preamble by 42nd Constitutional Amendment Act. तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसे हमने 42वें संविधान संशोधन से 1976 में अडॉप्ट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल में। डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, तो इनका क्या मतलब होता है? धर्मनिरपेक्षता
और गणतंत्र किसे कहा जाता है? तो प्रजातंत्र और गणतंत्र किसे कहा जाता है? तो ये डेमोक्रेसी जो है ये प्रजातंत्र है। और इसमें अब्राहम लिंकन का एक बहुत फेमस कोट जो सभी को पता है वो ये है कि डेमोक्रेसी इज़ टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। देश का शासन जनता द्वारा, जनता में से जनता के लिए चलाया जाएगा, इसे कहा जाता है डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र। तो डेमोक्रेसी, बहुत सारी कंट्रीज़ अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहती, अपने आप को रिपब्लिक कह के ही काम चला लेती हैं। तो डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी में जनता सुप्रीम होती है, जनता प्रधान होती है और जनता ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन करके भेजती है। यानी कि इलेक्शन का कॉन्सेप्ट जो है ये डेमोक्रेसी से डेवलप किया जाता है। और इंडिया में डेमोक्रेसी आज की नहीं बल्कि बहुत पहले की है, जब आर्य इंडिया में आए और मगध साम्राज्य का जन्म हुआ और 16 महाजनपद जब अस्तित्व में आए तब से ये डेमोक्रेसी चलती चली आ रही है। तो जब डेमोक्रेसी की बात हुई है तो डेमोक्रेसी में हम लोग, इंडिया जो है ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है और इंडिया जो है ये बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ऑल ओवर वर्ल्ड में अब सबसे ज़्यादा है। तो बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड इंडिया को कहा जाता है, जबकि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है यूएसए को। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज कंसीडर्ड एज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि 1776 में जब ये इंडिपेंडेंट हुआ था तब से ये डेमोक्रेसी के ही कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ रहा है। और रिपब्लिक क्या होता है? जैसे रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ इथियोपिया, तो ऐसे जो रिपब्लिक हैं ये क्या होता है? गणतंत्र किसे कहते हैं? तो देखते हैं, द टर्म इंडिकेट्स दैट द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। इन इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। तो रिपब्लिक में एक्चुअली डेमोक्रेसी में इलेक्शन का प्रोविजन लिया गया है। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि अब कोई भी हेरिडिटिक पोस्ट इंडिया में नहीं होगी। अब जितने भी वंशानुगत पद हैं वो सब समाप्त कर दिए जाएंगे। जैसे पहले क्या होता था, राजा का बेटा ही राजा होता था, तो ये हेरिडिटरी हो गया था। राजा के बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। तो ऐसे हमेशा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में भी हमने देखा, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में भी हमने देखा, चाहे वो मुग़ल हों, चाहे वो स्लेव डायनेस्टी हो, चाहे वो लोधी डायनेस्टी हो, कोई भी हो। बाबर के बाद हुमायूं बना, हुमायूं के बाद अकबर बना, अकबर के बाद जहांगीर आया, जहांगीर के बाद शाहजहां आया। ये क्या था? औरंगज़ेब आया फिर। तो ये क्या था? ये उनका बेटा ही बनता जा रहा था। तो ये वंशानुगत पद होते हैं, हेरिडिटरी पोस्ट होती है। तो जब हम रिपब्लिक हुए तो रिपब्लिक होने के बाद ये सारे के सारे हेरिडिटरी पोस्ट समाप्त कर दिए गए। अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, अब जनता जिसे चाहेगी उसे अपना राजा चुनेगी, बनाएगी। तो इसीलिए इलेक्शन की वजह से इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। तो रिपब्लिक में वंशानुगत पद समाप्त कर दिए जाते हैं। नो हेरिडिटरी पोस्ट विल बी देयर इन आवर कंट्री। तो हमारे देश में अब कोई भी हेरिडिटरी पोस्ट नहीं होगी। अब जनता ही जिसको चाहेगी उसे अपना हेड बनाएगी, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाएगी। तो इसे गणतंत्र कहा जाता है, इसे गणतंत्र कहा जाता है, रिपब्लिक कहा जाता है। रिपब्लिक और डेमोक्रेसी में डिफरेंस यही है कि डेमोक्रेसी में जनता सुप्रीम होती है, जनता द्वारा इलेक्शन किया जाता है, जबकि गणतंत्र में सारे वंशानुगत पद समाप्त कर दिए जाते हैं। नो हेरिडिटरी पोस्ट विल बी देयर। तो ये होता है गणतंत्र या रिपब्लिक। अच्छा, अब हम लोग प्रीएम्बल के स्टेटस के बारे में डिस्कस करते हैं कि प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। हाँ, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि स्टेटस क्या है प्रीएम्बल का, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। तो इसके लिए दो केसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला है बेरूबारी केस। ये बेरूबारी केस जो था ये 1960 में आया था
तो क्या हुआ था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर खींचा गया है, रेड क्लिफ लाइन जो बनाई गई है, इस रेड क्लिफ लाइन के पास एक गांव था, छोटा था, जिसका नाम था बेरूबारी। तो बेरूबारी पर पाकिस्तान कह रहा था कि ये हमारा भाग है, इंडिया कह रहा था हमारा भाग है, और इसी वजह से बेरूबारी का कोई प्रॉपर सल्यूशन नहीं मिल पा रहा था। तब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक केस किया गया जिसका नाम था बेरूबारी केस। तो बेरूबारी केस 1960 में आया, 1960 में, और इसमें 143 आर्टिकल 143 के अंडर में फैसला सुनाया गया बेरूबारी का। एग्रीमेंट हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, इंडो पाक एग्रीमेंट कहा जाता है। ये बेरूबारी यूनियन से रिलेटेड है ये केस। ये इसमें क्या हुआ कि बेरूबारी केस में जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये फैसला सुनाया कि प्रीएम्बल is the key to the open mind of the makers, but it cannot be considered as part of the constitution, therefore it is not enforceable in the court of law। तो बेरूबारी में ये कहा गया, बेरूबारी केस में, कि प्रीएम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स का माइंडसेट शो करता है, लेकिन फिर भी इसे एनफोर्सिएबल नहीं किया जा सकता, इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना जा सकता। तो ये कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मानने से मना कर दिया गया प्रीएम्बल को। ये भी कहा गया कि ये एनफोर्सिएबल भी नहीं है, तो इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट क्यों बनाया जाए, क्यों माना जाए, और इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं होना चाहिए प्रीएम्बल। तो इस वजह से इसे कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर कर दिया गया 1960 में, 1960 में बेरूबारी केस से। फिर आया इसके बाद केशवानंद भारती केस। कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य थे केशवानंद भारती। केशवानंद भारती ने पहले केरल राज्य के खिलाफ और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के खिलाफ केस किया, जिसे केशवानंद भारती बनाम केंद्र सरकार कहा जाता है, बनाम केरल राज्य भी कहते हैं। तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला या केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 1973 में अब तक की सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच बैठी है। हमेशा या तो 3 जजेस रहते हैं बेंच में सुप्रीम कोर्ट में, या 5 या 7 या 9, यहाँ 13 जजेस थे केशवानंद भारती केस में। और इन 13 जजों ने ये किया क्यों था केशवानंद भारती ने? क्योंकि केशवानंद भारती कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य थे और उनको लग रहा था कि बार बार ये लोग अमेंडमेंट कर करके सुप्रीम कोर्ट में, ये मतलब बार बार ये लोग अमेंडमेंट कर करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बिल्कुल फॉर्मेट ही चेंज कर देंगे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने बनाया था, वो ये बिल्कुल चेंज कर देंगे अमेंडमेंट करके। कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर तो मेंटेन करा जाए, कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक संरचना है उसको तो मेंटेन करके रखा जाए। जो प्रिंसिपल्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनको आधार बना करके, बेस बना करके, फाउंडेशन बना करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया है। तो केशवानंद भारती ने ये केस किया क्योंकि प्रीएम्बल तक तो हटा दिया गया था हमारे संविधान से, जिसे संविधान सभा ने खुद 22 जनवरी 1947 को संविधान का कवर पेज माना था। तो इस वजह से कम बेसिक स्ट्रक्चर मेंटेन हो कॉन्स्टिट्यूशन का, ये केशवानंद भारती केस कहलाता है। और इसमें 13 जजों की बेंच ने अब तक के सबसे बड़े केस में ये डिसीजन दिया कि
संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा मेंटेन करना ही करना पड़ेगा। और तब प्रीएम्बल को फिर से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट मान लिया गया, और ये तब भी नॉन एनफोर्सिएबल था, नॉन जस्टिसिएबल था, और आज भी नॉन एनफोर्सिएबल और नॉन जस्टिसिएबल है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो ये डिसीजन दिया केशवानंद भारती केस में। The preamble of the Constitution will now be considered as part of the Constitution. The preamble is not the supreme power or source of any restriction or prohibition, but it plays an important role in the interpretation of statutes and provisions of the Constitution. So it can be concluded that preamble is the part of Indian Constitution, but it is non-justiciable एंड नॉन एनफोर्सिएबल। तो ये कहा केशवानंद भारती के डिसीजन में, और 1973 से ये फिर से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भाग बन गया। प्रीएम्बल में लिबर्टी आती है, इक्वालिटी आती है, फ्रैटर्निटी आती है, मतलब स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा ये कहा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्टेड है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड है। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर मोटो हुआ करते थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के मोटो को, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के सिद्धांतों को फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को एज इट इज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर लिया गया, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी के नाम से। तो ये था प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन। और अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे जब बढ़ेंगे तो सबसे पहला पार्ट आएगा कॉन्स्टिट्यूशन का। तो पार्ट 1 को डिस्कस करते हैं। पार्ट 1 का जो नाम लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो लिखा गया है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। और इस नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन में आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट। तो मतलब हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, जो हमारे देश की बाउंड्री है, इस देश को केवल 2 ही नाम से जाना जाएगा, या तो इंडिया या फिर भारत। हम इसे और किसी नाम से एड्रेस नहीं कर सकते, और कोई भी नाम संवैधानिक नहीं माना जाएगा इसके लिए। इंडिया दैट इज भारत, यहीं से शुरू होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, मतलब हम संघ की अवधारणा को विकसित करते हैं। We develop the concept of federation or union, or this is union of states। तो और किसी भी नाम से इस देश को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, एंड दिस विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का एक संघ होगा। तो ये आर्टिकल 1 में लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। इसके अलावा भाग 1 में, पार्ट 1 में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट आर्टिकल इज आर्टिकल 3। ऑल्दो देयर आर आर्टिकल 1, 2, 3, 4 articles mentioned in part 1 of Indian Constitution, but among these 4 articles the important article is 3. One is also the important article which we have already discussed. Now let us move ahead with the article 3, the power for the formation of new states, alteration of areas, formation of new states, alteration of areas, boundaries और name of the existing states belong to the union parliament। मतलब अगर राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना है, नया राज्य बनाना है, या फिर राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, तो इसके लिए सेंट्रल पार्लियामेंट, यूनियन पार्लियामेंट ही रिस्पॉन्सिबल है और कोई नहीं। जैसे तेलंगाना बनाया गया आंध्र प्रदेश की सीमा में परिवर्तन करके। सो द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट
एंड ऑल्टरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट बिलोंग टू सेंट्रल पार्लियामेंट। तो इसके लिए सेंट्रल पार्लियामेंट ही रेस्पॉन्सिबल है तेलंगाना बनाने के लिए। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन पार्लियामेंट रेस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा जितने भी नाम चेंज किए जा रहे हैं आजकल, जैसे अभी मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय नगर किया गया, ऐसे ही झांसी का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई किया गया। तो जितने भी नाम चेंज किए जा रहे हैं ये सब नाम यूनियन पार्लियामेंट के द्वारा ही चेंज किए जाते हैं। तो ये कहा गया है आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 1 डिस्कस किया, आर्टिकल 3 डिस्कस किया, तो आर्टिकल 2 को क्यों छोड़ दें भाई, तो आर्टिकल 2 भी डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 2 है एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, मतलब न्यू स्टेट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पार्ट में लेना, हमारे इंडियन यूनियन में लेना, या फिर इसका एस्टैब्लिशमेंट करना। ये आर्टिकल 2 में कहा गया है। पार्लियामेंट में बाय लॉ admit into the union or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit। तो सिक्किम को हमारे यूनियन का पार्ट बनाया गया, स्टेट बनाया गया आर्टिकल 2A से। आर्टिकल 2A से सिक्किम हमारे यूनियन का नया पार्ट बना। तो अब चलिए चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। और पार्ट 1 में जहां नेम एंड टेरिटरीज ऑफ इंडियन यूनियन था, आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक आर्टिकल थे। पार्ट 2 जो है ये सिटीजनशिप से रिलेटेड है, नागरिकता से संबंधित है, और इसमें आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक मेंशन किए गए हैं। अनुच्छेद 5 से 11 तक आर्टिकल पार्ट 2 में मेंशन किए गए हैं। तो पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 5 to 11 डील्स विद द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, नागरिकता से संबंधित है पार्ट 2। अब इसमें हमारे यहाँ इंडिया में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। इफ वी आर इंडियन then we will definitely and only we can say that we are Indian. We cannot say that we are having other citizenship too. No, हमारे पास कोई और नागरिकता नहीं हो सकती अगर हम इंडियन सिटीजन हैं। अगर हमारे पास भारतीय नागरिकता है तो हम कोई और देश की नागरिकता अडॉप्ट नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इजंट एनी काइंड ऑफ प्रोविजन ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप इन इंडिया। हमारे यहाँ ड्यूअल सिटीजनशिप का कोई प्रोविजन ही नहीं है। वी आर ओनली एंड ओनली हैविंग सिंगल सिटीजनशिप। तो हम सिंगल सिटीजनशिप के ही कॉन्सेप्ट पर, प्रिंसिपल पर बेस्ड बात करते हैं। अगर हमने अमेरिकन सिटीजनशिप ले ली या अगर हमने ब्रिटेन की सिटीजनशिप ले ली तो हमें अपनी इंडियन सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी। जैसे ब्रिटेन के इस समय यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक। तो ऋषि सुनक इज अ ब्रिटिश सिटीजन, ही इज नॉट एन इंडियन सिटीजन। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ऋषि सुनक इज a person of Indian origin. He has roots in India but he is not an Indian citizen. तो ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हैं वर्ल्ड में जिसमें इंडियन सिटीजन नहीं हैं, उस देश के सिटीजन हैं लेकिन इंडियन ऑरिजिन कह सकते हैं इन पर्सन्स को। तो ये नागरिकता वाला जो हम लोग पार्ट देखते हैं ये सब मेंशन किया गया है पार्ट 2 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 5 स्पीक्स अबाउट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 11 gave powers to the Parliament of India to regulate the right of citizenship by law. This provision resulted in the enactment of Citizenship Act 1955 by the Indian Parliament. तो ये जो भाग 2 है, पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन deals with the citizenship, and one act has been introduced
to develop the concept of citizenship. This act is known as Citizenship Act 1955. और अब सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कई बार अमेंडमेंट भी किया जा चुका है, बहुत सारे और भी अमेंडमेंट और भी सिटीजनशिप एक्ट डेवलप हो चुके हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 5 में कहा गया है कि इंडिपेंडेंस के टाइम से या 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट किया गया, उससे उस टाइम पर जो लोग इंडियंस थे या जो लोग पैदा हुए वो सब इंडियंस कहलाएंगे। जबकि आर्टिकल 11 में कहा गया है कि पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि कौन कौन से पार्ट आर्टिकल में सिटीजनशिप में इंट्रोड्यूस किए जाने चाहिए या नहीं किए जाने चाहिए बाय लॉ। तो आर्टिकल 5 जो है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तब की सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। और इसमें ये कहा गया है कि वो पर्सन हु वाज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो इंडिया की टेरिटरी में पैदा हुआ हो वो इंडियन कहलाएगा। ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स आर बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जिनके माता पिता इंडियन टेरिटरी में पैदा हुए वो इंडियन कहलाएगा। और हु हैज़ बीन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग सच कमेंसमेंट्स शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उस समय अगर वो व्यक्ति इंडिया में रह रहा था और अगर पिछले 5 सालों से इंडिया में रह रहा था तो वो भी इंडियन कहलाने के योग्य है, इंडियन सिटीजनशिप के लायक है। तो ये आर्टिकल 5 में इतने सारे मेजर्स लिए गए हैं सिटीजनशिप के रिगार्डिंग। फिर आता है आर्टिकल 6, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। तो अब अभी तक इंडिया के बारे में बात हो रही थी, अब इंडिया से पाकिस्तान भी आ गया कि जो पर्सन इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हुए अब उन्हें इंडियंस कहा जाना चाहिए या नहीं कहा जाना चाहिए। तो इसके लिए जो प्रोविजंस रखे गए हैं वो आर्टिकल 6 में रखे गए हैं। आर्टिकल 7, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। तो जो पाकिस्तान से इंडिया में आए इनके लिए सिटीजनशिप के जो प्रोविजंस रखे गए आर्टिकल 7 में रखे गए। आर्टिकल 8, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो अब देश के बाहर रहने वाले लोगों को सिटीजनशिप के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आर्टिकल 8 में मेंशन किया गया है, उनके क्या राइट्स होने चाहिए, क्या अधिकार होने चाहिए जो हमारे देश के बाहर जो भारतीय रह रहे हैं, जो इंडियंस रह रहे हैं, जिन्हें हम लोग NRIs कहा जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में, नॉन रेजिडेंट इंडियन। तो आर्टिकल 8 में मेंशन किया गया है नॉन रेजिडेंट इंडियंस के राइट्स को। आर्टिकल 9, पर्सन्स वॉलंटरीली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स। मतलब जिन्होंने दूसरे देश की नागरिकता ले ली है तो वो अब हमारे देश के नागरिक नहीं कहलाएंगे, इंडियंस नहीं कंसिडर किए जाएंगे आर्टिकल 9 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 10, कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। तो आर्टिकल 10 में कंटिन्यूएंस किया गया है नागरिकता के प्रावधानों का, अधिकारों का। आर्टिकल 11, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। तो पार्लियामेंट को भी ये राइट दिया गया है कि वो लॉ बना करके, एक्ट बना करके सिटीजनशिप के प्रोविजंस में अधिकारों को डेवलप कर सकती है या प्रोविजन डेवलप कर सकती है। तो जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 लाया गया वो पार्लियामेंट में बाय लॉ आर्टिकल 11 के द्वारा लाया गया। तो ये सारे आर्टिकल्स जो हैं ये नागरिकता के, सिटीजनशिप के प्रोविजंस को इंडिया में डेवलप करते हैं। अब इसमें जो अभी हम लोगों ने बात की थी कि NRIs, नॉन रेजिडेंट इंडियन, तो नॉन रेजिडेंट इंडियंस को इंडिया में 2 टाइप का स्टेटस दिया जाता है, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन PIO, पर्सन ऑफ
इंडियन ऑरिजिन, और दूसरा OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो पहले हम लोग PIO की बात करते हैं। दोनों टाइप के NRIs को कार्ड इश्यू किए जाते हैं, PIO कार्ड और OCI कार्ड। तो जो PIOs होते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, वो 1950 या उससे पहले भारत से चले गए थे। अब वो अगर नहीं हैं तो उनके जो डिसेंडेंट्स हैं, उनके जो सन और डॉटर्स हैं या उनके भी ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, तो उन सबको इंडियन पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन कहा जाता है। जैसे अभी हमने ऋषि सुनक का नाम लिया, 1950 से पहले भारत से चले गए और अब अभी भी वो इंडियन ऑरिजिन कहलाते हैं। तो ऐसे लोगों को इंडिया में अगर PIO कार्ड इश्यू किया जाता है तो PIO कार्ड पर वो इंडिया में 15 साल तक उनको ये वीज़ा दिया जाता है। 15 साल तक वो इंडिया में आ जा सकते हैं। 180 दिन से ज़्यादा अगर वो इंडिया में रुकते हैं तो उन्हें अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन में अपना जो अप्रूवल है वो लेना पड़ता है, अपना नाम दर्ज कराना पड़ता है कि हम अभी 180 दिन हो गए हैं और रुके हुए हैं। तो इस टाइप की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ PIO के लिए की जाती हैं। दे आर नॉट ऑथोराइज्ड टू कास्ट देयर वोट इन इंडियन इलेक्शंस। तो वो इंडिया के इलेक्शंस में अपना वोट भी नहीं दे सकते। तो इस टाइप के रेस्ट्रिक्शंस लागू होते हैं PIO के लिए, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन के लिए, बिकॉज दे आर नॉट इंडियंस, दे आर हैविंग इंडियन ऑरिजिन ओनली। तो इस टाइप के लोग PIO कार्ड कैरी करते हैं। जबकि अगर हम बात करें OCI की, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की, तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया उन्हें कहा जाता है जो अभी 1950 या उसके बाद या हाल ही में इंडिया छोड़ करके बाहर गए हैं, तो पिछले 5 सालों से इंडिया में नहीं रह रहे हैं। तो ऐसे लोग OCI कहलाते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जिन्हें हम लोग नॉर्मली NRI के नाम से जानते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन। तो OCI को जो कार्ड इश्यू किया जाता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को, वो उनके लाइफ लॉन्ग वीज़ा उनको दिया जाता है। वो जब भी चाहें अपनी लाइफ में तब इंडिया आ सकते हैं और जितने भी दिन चाहें इंडिया में रह सकते हैं। कहीं कोई पुलिस कंप्लेन, पुलिस में नाम अपना नहीं देना पड़ेगा, लोकल स्टेशन में नाम नहीं देना पड़ेगा। और ये भी इंडिया में वोट में, इलेक्शंस में वोट नहीं कर सकते, कास्ट नहीं कर सकते अपना वोट। तो इन्हें NRIs कहा जाता है, OCI कहा जाता है। तो ये डिफरेंस होता है PIO कार्ड और OCI कार्ड में। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में आज भी ये सिटीजन ऑफ इंडिया ही कंसिडर किए जाते हैं, भारतीय नागरिक ही माने जाते हैं, लेकिन ओवरसीज मतलब समुद्र पार के भारतीय नागरिक ही कहे जाते हैं। तो ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, दो टाइप के सिटीजन्स को एक्नॉलेज किया जाता है थ्रू पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम लोगों ने प्रीएम्बल पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसके बाद अब हम लोग फंडामेंटल राइट्स और DPSP डिस्कस करेंगे, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे पार्ट 4 कहा जाता है। तो आज इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।